थानेदार ने उस औरत को ऐसे घूरा मानो वह थाने में ही उसे दबोच लेगा। भले ही बसंती गरीब घर की थी, पर उसकी जवानी का मादकता देखकर थानेदार की लार टपकने लगी थी। अचानक मुंशी अमीर चंद्र केबिन में घुसा। उसने बसंती से कहा, साहब ने अभी थाने में ज्वाइन किया है। हम तुम्हें बदमाशों से भी बचाएंगे और जो कुछ वे लूट कर ले गए हैं उसे भी वापस दिलाएंगे, पर इसके बदले में तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम साहब जी? बसंती ने हैरान होकर मुंशी अमीर चंद से पूछा। हम अभी तुम्हारे घर जांच पड़ताल करने आएंगे, वहां पर तुम्हें सब कुछ बता देंगे। जी साहब, बसंती उठते हुए बोली। थानेदार ने मुंशी से फुसफुसाते हुए पूछा, बसंती से क्या बात करनी है? मुंशी ने कहा, हुजूर, पुलिस वालों के लिए मरे हुए को जिंदा करना और जिंदा को मरा हुआ साबित करना बाएं हाथ का खेल होता है। बस अब आप आगे का तमाशा देखते जाओ। आनंद फाने थानेदार व मुंशी मौकाए बरदात पर पहुंचे। फिर चुपके से बसंती व उसके मर्द को सारी प्लानिंग बताई। इसके बाद मुंशी अमीर चंद्र ने कुछ लोगों के बयान लिए और तुरंत थाने लौट आए। इधर हवलदार रमेश चंद्र को कानों कान खबर तक नहीं थी कि उसके खिलाफ मुंशी कैसी साजिश रच रहा था। थानेदार ने अर्दली भेजकर रमेश चंद्र को थाने बुलाया। हवलदार रमेश चंद्र ने थानेदार को सैल्यूट मारने के बाद पूछा, सर, आपने मुझे याद किया? देखो रमेश, आज सुबह बसंती के घर में कोई हंगामा हो गया था। मुंशी जी अमीर चंद को इस बात पर वहां भेजना था, पर मैं चाहता हूं कि तुम वहां मौकाए बरदात पर पहुंचकर कार्रवाई करो। वैसे हम भी थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे। ठीक है सर, हवलदार रमेश चंद ने कहा। जैसे ही रमेश चंद बसंती के घर पहुंचा, तभी उसका पति कर्मू रोते हुए कहने लगा, हुजूर, उन गुंडों ने मार मार कर मेरा हुलिया बिगाड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि रात को आप भी उन गुंडों के साथ थे। कर्मू के मुंह से यह बात सुनकर रमेश चंद्र आग बबूला हो गया और उसने 3-4 थप्पड़ उसे जड़ दिए। तभी बसंती बीच बचाव करते हुए कहने लगी, हजूर, इसे शराब पीने के बाद होश नहीं रहता। इसकी गुस्ताखी के लिए मैं आपके पैर पकड़कर माफी चाहती हूँ। इसने मुझे पूरी उम्र आंसू दिए हैं। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि इसे छोड़कर भाग जाऊं, पर भाग कर जाऊंगी भी कहाँ? मुझे सहारा देने वाला भी कोई नहीं है। आप मेरी खातिर गुस्सा थूक दीजिए और शांत हो जाइए। मैं अभी चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। बसंती ने उस समय ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि उसके उभार नजर आ रहे थे। शरबत पीते हुए रमेश की नजरें आज पहली दफा किसी औरत के जिस्म पर फिसली थी और वह औरत बसंती ही थी। रमेश चंद्र बसंती से कह रहा था, देख बसंती, तेरी वजह से मैंने तेरे मर्द को छोड़ दिया, नहीं तो मैं इसकी वह गत बनाता कि इसे चारों ओर मौत ही मौत नजर आती। यह बोलते हुए रमेश चंद्र को नहीं मालूम था कि उसके शरबत में तो बसंती ने नशे की गोलियां मिलाई हुई थी। उसकी मदहोश आंखों में अब न जाने कितनी बसंतियां तैर रही थी। ऐन मौके पर थानेदार रुल्लू राम व मुंशी अमीर चंद्र वहां पहुंचे। बसंती ने अपने कपड़े फाड़े और जानबूझकर रमेश चंद्र की बगल में लेट गई। उन दोनों ने उनके फोटो खींचे। वहां पर शराब की 2 बोतलें भी रख दी गई थी। कुछ शराब रमेश चंद्र के मुंह में भी उड़ेल दी थी। मुंशी अमीर चंद्र ने तुरंत हेडक्वार्टर में डीएसपी को इस सारे कांड के बारे में सूचित कर दिया था। डीएसपी साहब ने रिपोर्ट देखा कि मौकाए बरदात पर पहुंचकर हवलदार रमेश चंद्र ने रिपोर्ट लिखवाने वाली औरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। डीएसपी साहब ने तुरंत हवलदार रमेश चंद्र को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। अब सारा माजरा उसकी नजर में अच्छी तरह आ गया था, पर सारे सबूत उसके खिलाफ थे। अगले दिन अखबारों में खबर छपी थी कि नए थानेदार ने थाने का कार्यभार संभालते ही एक बेशर्म हवलदार को अपने थाने से सस्पेंड करवाकर नई मिसाल कायम की। रमेश चंद्र हवालात में बंद था, उस पर बलात्कार करने का आरोप लगा था। इधर जब मुख्यमंत्री विशंभर की पत्नी चंद्रकांता को इस बारे में पता लगा कि रमेश चंद्र को बलात्कार के आरोप में हवालात में बंद कर दिया गया है, तो उसका खून खौल उठा। उसने सुबह होते ही थाने का रुख किया और रमेश चंद्र की जमानत देकर रिहा कराया। रमेश चंद्र ने कहा, मैडम, आपने मेरी नीयत पर शक नहीं किया है और मेरी जमानत करा दी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा।
चंद्रकांता बोली, उस वक्त तुमने मेरी बेटी को बचाया था, तब यह बात सिर्फ मुझे, मेरी बेटी व तुम्हें ही मालूम थी। अगर तुम मेरी बेटी को उन हवसी दरिंदों से न बचाते तो न जाने क्या होता और हमें कितनी बदनामी झेलनी पड़ती। आज हमारी बेटी शादी के बाद बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है उनके मंसूबे को नाकाम करके तुम आगे बढ़ो। चंद्रकांता ने रमेश चंद्र को धीरज बंधाते हुए कहा, मैं आज ही मुख्यमंत्री जी से इस मामले में बात करूंगी, ताकि जिस सच के रास्ते पर चलकर अपना वजूद तुमने कायम किया है वह मिट्टी में न मिल जाए। अगले दिन ही बेलापुर थाने की उस घटना की जांच शुरू हो गई थी। अब तो स्थानीय दुकानदारों ने भी अपनी अपनी शिकायतें लिखित रूप में दे दी थी। थानेदार रुल्दू राम व मुंशी अमीर चंद्र अब जेल की सलाखों में थे। रमेश चंद्र भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जीत गया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव के, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए, क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। 7 राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरौती साग को तोड़कर लाती है और बड़े प्यार से सरौती साग की सब्जी बनाने चल देती है। सबसे पहले सब्जी, फल आदि काटने का औजार से साग को काटने लगती है। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि क्या करूं? अगर घर के दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर खाना नहीं खाएंगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाले साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग को सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पानी पीने के लिए देती है और सभी एक साथ खाना खाते हैं। पके हुए साग को खाकर खाना की जमकर तारीफ करते हैं और वह सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही तो बनाई हूँ। राजकुमारी अगले दिन भी सभी भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिला। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था।
असलियत जानने की जिज्ञासावश सातों भाई और भाभी ने उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगता है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वह कितना लालची बन गए, इसका आभास राजकुमारी को हो गया कि किस प्रकार उसके भाई उनके मांस खाने की सोच बैठे हैं। लालचवश एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में जाते हैं, जहां पूर्व में 4 केंद्र के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का बोलकर चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूरी हो, इसलिए भी वह मचान में जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई ने वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित छोटा सा पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। डोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी सारी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में अपनी जीवनी को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताई ताई, अर्थात जान से मारना ही है दादा साहब तो तीर को सीधे मेरे छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं, जिनमें भाइयों का निशाना खाली जाता है और सातवां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों राजकुमार में सबसे निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई उनकी तरह लालची नहीं है। सभी भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही रखकर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताई ताई। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारा लकड़ी जमा करता है। फिर सोचने लगता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी को ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं
वह भी 7 टुकड़ों में दिए हैं। उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगी। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू धरती में गिरने लगता है। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और कहते हैं कि क्यों रो रहे हो। राजकुमार इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता है। फिर राजकुमार को नाग देवता देखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आपबीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उससे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहां रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊंगा। और राजकुमार ऐसा ही करते हैं। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आता है। तत्पश्चात सभी लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद कर भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक छोटा कुआं पर जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। यह सारी घटना को वहां के मेढक, केकड़ा और मछली देख रहे थे और वे तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें अपनी आपबीती को विस्तार से बताता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ। नहीं जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेढक कहता है कि तुम परेशान मत हो। हम सब मेढक घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो। तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वह हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़ा को खाना। बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़ा और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को मिट्टी में डाल देता है और समय बीतने पर वहां बांस का एक बड़ा कोपड़ उग जाता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी इस बांसवाड़ा के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के कोपड़ को देखकर सोचता है कि अगर इतनी सुंदर बांस से केंद्रक वाद्य यंत्र बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा ना। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, न काट रे जोगी की तो लगे भैया रोपड़। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी किसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है। इस बांस का आवाज इतना सुंदर है कि यदि केंद्रक वाद्य यंत्र बनेंगे तो कितना मधुर आवाज निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रक वाद्य यंत्र का निर्माण करता है। इस केंद्रक से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहां जहां भी इसे बजाता है इसके ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रक बजाना शुरू कर देता है, परंतु इस बार केंद्रक का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है बार बार एक ही धुन निकलता है। केंद्रक से बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मार पीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन बजने लगता है। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के अंदर में प्रवेश करते ही केंद्रक खुद ही बजने लगता है। जोर जोर से बाजते केंद्रक का
बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्राकर मोहित हो जाता है। यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्रक को मुंह मांगी सोने की मोहरी देकर उसे खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। तब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। इतना सुंदर किसने सजाया है? नौकरों के माना करने पर राजकुमार सोचते हैं शायद कोई भाभी आई होंगी और मेरे कमरे को सजाकर गई होंगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते यही घटना हर बार देखने को मिलती और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतनी सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना बनाकर बाहर जा रहे हैं। बोलकर निकलते हैं और छुप कर वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़ा हुआ चटाई के अंदर छुप जाते हैं। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रक से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस इस केंद्रक में समा जाती है। यह देखकर राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन के जैसी ही होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार इस प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस केंद्रक में जाने वाली होती है, तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत केंद्रक को जला देते हैं। इसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। आज भी हर गांव में अक्षरी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है और सदैव नमन स्वरूप पूजा स्थान पर वही सरौती साग को चढ़ाया जाता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।